दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि परीक्षाओं के लिए इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत है मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसमें आप अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी है और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था और अकबर का राज्याभिषेक दोस्तों 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। और आप जान लीजिए कि बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इसके अलावा मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। और एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 में हुई थी। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सबसे पहले पुर्तगालियों को देखा था और यहीं पर उसने सबसे पहले समुद्र को देखा था। और गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अगर हम अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहले मालवा प्रदेश, उसके बाद चुनार, फिर गोंडवाना, आमेर, मेड़ता, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, जैसलमेर, बीकानेर, इसके बाद गुजरात, बिहार और बंगाल, फिर उसके बाद काबुल, फिर कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान और कंधार प्रांत आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अकबर ने बहुत बड़े साम्राज्य का जो है निर्माण किया था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। तो दास प्रथा का अंत, वर्ष याद रखिएगा 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 में मिली। तीर्थ यात्रा कर को उसने 1563 में समाप्त किया और जजिया कर को 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में किया। 1575 में उसने इबादत खाने की स्थापना की और इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में हुई। और मजहर की घोषणा 1579 में, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में और अकबर द्वारा एक इलाही संवत की शुरुआत 1583 में की गई थी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की गई कब? 1585 में। तो ये तिथियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनका क्रम पूछता है और सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर स्वयं था और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी। और आप देख लीजिए दोस्तों, राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल जो कि खत्री जाति के थे, इन्होंने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की। अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे।
दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के अन्य चित्रकार थे। और अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। और अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में हुई और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। दोस्तों, अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा थे। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था और अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की थी और वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। और आप जान लीजिए कि संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी और तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राज्याश्रय में थे। अकबर के शासनकाल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे और वे वृंदावन में रहते थे। अकबर ने भगवान दास, जो कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे, इनको अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। और यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हुई थी। देखिए दोस्तों, 1602 में सलीम, जो जहांगीर के नाम से शासक बना, उसके निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। और देखिए, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से और मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। इसके अलावा अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और अकबर ने बीरबल को कविप्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। और आप जान लीजिए कि बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। और दोस्तों, इंग्लैंड में अकबर के समकालीन शासक रानी एलिजाबेथ थीं 1558 से 1603 ईस्वी। और ईरान में शाह अब्बास जो था वो अकबर का समकालीन शासक था। आइए अब उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए, अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सही उत्तर है अदम खां, यानी अधम खां जो है अकबर के समय मालवा विजय के लिए उत्तरदायी था। दोस्तों, 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? तो ये था हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू। और किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित कराकर रज़्मनामा नाम दिया था? तो अकबर ने महाभारत का फारसी भाषा में रज़्मनामा नाम से अनुवाद कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो ये अकबर के समय काल में। अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम जो है दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर होता था? तो ये 2 पैसे के बराबर होता था अकबर के समय में जो दाम प्रचलित था। इसके अलावा अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? तो ये 33.1/3 यानी 1/3 उपज का प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह यानी मकबरा कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं? तो ये थीं माहम अनगा, जो कि अकबर की धाय माँ माहम अनगा थीं। ये मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं। अगला प्रश्न है, किस महिला को अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो ये थीं बख्तुन्निसा बेगम। इनको अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। पानीपत का दूसरा युद्ध, तो आप जानते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों ये 1556 में लड़ा गया था।
इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1575 में की गई थी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। और तीर्थ यात्री कर कब बंद किया गया? तो ये 1563 में। और हल्दी घाटी युद्ध मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, ये 1576 में। तो इस तरह से आपका ये सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के शासनकाल की घटनाओं को कालक्रम के रूप में आपको व्यवस्थित करना है। इसमें तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, जजिया की समाप्ति और दीन ए इलाही की स्थापना, इनको आपको क्रम से सजाना है। तो आप जानते हैं कि दोस्तों तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुई थी। इसके बाद जजिया की समाप्ति 1564 में हुई। फिर उसके बाद इबादत खाना का निर्माण या 1575 में किया गया और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। तो 1, 3, 2 और 4 ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी कैसे? तो अत्यधिक मदिरापान या मद्यपान से शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी। किसके अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था। अकबर द्वारा 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की गई। दीन ए इलाही सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी और इस नवीन संप्रदाय को धर्म की संज्ञा देने वाला पहला इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी है। हिंदुओं में केवल बीरबल ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा किसकी विजय स्मृति में बनवाया गया? तो ये गुजरात विजय की स्मृति में दोस्तों बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। इसके अलावा देखिए 1579 के महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक ने। दोस्तों शेख मुबारक ने महजर का प्रारूप तैयार किया था और आप जान लीजिए कि मजहर की घोषणा 1579 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने श्री सीताराम के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो अकबर ने सीताराम के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो अकबर ने मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था? तो ये था 24वें वर्ष में। अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में दोस्तों अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था। और प्रश्न है कि 1605 ईस्वी में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी? तो उत्तर है 15 सूबे थे 1605 में मुगल सूबों की संख्या। और आप जानते हैं कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर 1605 को। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? अकबर के विरुद्ध फतवा जारी हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप देख लीजिए कि मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो ये था मुल्ला याजदी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था और ये फतवा किसने जारी किया था? तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए जौनपुर से फतवा अकबर के विरुद्ध जारी हुआ था और अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य मुल्ला याजदी था। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहले तुलादान, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, उसको किसने स्वीकार किया? तो अकबर ने सबसे पहले तुलादान को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा टोडरमल द्वारा किस भूराजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया, आपको बताना है। तो ये जब्ती राजस्व व्यवस्था थी जिसको राजा टोडरमल द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, लेखकों में कौन जो है अकबर का घोर आलोचक था, आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए कौन अकबर का जो है घोर आलोचक था।
तो आप जान लीजिए दोस्तों, अकबर का घोर आलोचक बदायूंनी था। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? तो राजा मानसिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, वो थे जैन आचार्य हरिविजय सूरि। अगला प्रश्न है, अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? तो ये था आसफ खां, जो कि गोंडवाना अभियान का नायक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था, इसका अभिप्राय क्या था? तो ये था ईश्वर की एकता। वहदत उल वजूद ये ईश्वर की एकता से संबंधित है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों, अकबर का मकबरा जो है आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। और आप जान लीजिए, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल से संबद्ध है? तो ये चंगेज खां के। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? ये था दोस्तों कंधार विजय। अकबर द्वारा कंधार विजय ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना से संबंधित कि किस घटना को याद करने के लिए या किस घटना को स्मरण करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फतेहपुर सीकरी। आप जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी दोस्तों, इसको सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है और आगरा से 37 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों पर ये अवस्थित है। मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को सीकरी नामक स्थान पर हराया था, जो कि वर्तमान आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। बाबर का प्रपौत्र अकबर निसंतान था और सभी उपाय असफल होने पर अकबर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास 1568 में उत्तराधिकारी की प्राप्ति का आशीर्वाद लेने के लिए सीकरी की यात्रा की। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से 30 अगस्त 1569 को अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा गया। शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और ये 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, न कि फतेहपुर सीकरी का। तो याद रखिएगा, अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म के स्मरण के लिए फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? तो कर्नल टाड ने। और अकबर द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित है? तो ये भवन है दीवाने आम, पंचमहल और दीवाने खास। ये सभी फतेहपुर सीकरी में निर्मित हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। तो ये तिथि है 5 नवंबर 1556 को। और देखिए, अमीरुल मोमिनीन की उपाधि किसने धारण की थी? याद कर लीजिए दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन की उपाधि अकबर ने धारण की थी और 2 सितंबर 1579 को शेख अब्दुल नबी काजी जलालुद्दीन शेख मुबारक अब्दुल्ला सुल्तानपुरी सरीखे कुछ उलेमाओं ने एक फतवा जारी किया। इस फतवे में अकबर को इमाम आदिल, सुलातनुल इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन और जिल्ले अल्लाह घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो कई प्रकार की नीतियां थीं। इसमें विवाह संबंध, धार्मिक सहिष्णुता और उच्च पद प्रदान करना जो है
ये अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए ये नीतियां अपनाई थीं। और आप जान लीजिए कि अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। इसके लिए राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति और राजपूतों को उच्च पद प्रदान किया गया। और अकबर ने जीते हुए प्रदेशों को वापस करने की नीति नहीं अपनाई थी। दोस्तों, अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे सुलह कुल की नीति भी कहा जाता है। और 1562 में आमेर के शासक भारमल, जो कि बिहारीमल, उनकी पुत्री से अकबर ने विवाह किया और भारमल के पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह को मुगल सेवा में उच्च पद प्रदान किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था? तो अकबर ने दोस्तों बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए 1573 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख और उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया था और समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजरनामा जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। और यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। महजर को स्मिथ और बुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है और महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में कौन कथन सही है? तो ये कथन कि बादशाह शरीयत को बदल सकता है, बादशाह उलेमा से ऊपर है और बादशाह राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है, ये अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में सही कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1575 में अकबर ने इबादत खाना कहाँ पर निर्मित करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न, किसने अबुल फजल की हत्या की थी? बीर सिंह बुंदेला ने। दोस्तों, बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। किसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था? तो ये था जॉन मिल्डन हाल। जॉन मिल्डन हाल ने दोस्तों सबसे पहले अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? तो ये थे अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको रहीम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो चांद बीबी बीजापुर राज्य की रानी थी। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो ये था अहमदनगर। अकबर ने सबसे पहले दक्षिण के अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, महजर जारी करने का वर्ष क्या था? तो सही उत्तर है 1579 यानी 1579। सुलह कुल की धारणा किस पर आधारित है? तो ये वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर यानी सभी धर्मों की एकता के सिद्धांत पर सुलह कुल की अवधारणा आधारित है। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत कब की थी? तो 1575 में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए कब खोला? तो इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुई थी, जबकि 1578 में इसे गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए भी खोल दिया गया। अगला प्रश्न है, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुगल साम्राज्य को अस्थायी और शक्तिशाली बनाना राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, किस किले का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया? तो याद रखिएगा, आगरे का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद किला, इनका निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। एक प्रश्न पूछता है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो तिथि है 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था। क्या उसने कई धर्मों, जातियों और सत्यनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था? ये अकबर की विशेषता है और इसी कारण उसे अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रम से सजाइए। इसमें आप देखिए मालवा, गुजरात, कश्मीर, हल्दी घाटी, सिंध और असीरगढ़ हैं। तो इसमें जो सही क्रम हो जाएगा वो है मालवा, गुजरात, हल्दी घाटी, फिर कश्मीर, उसके बाद सिंध और असीरगढ़। ये क्रम जो है वो आपका आता है अकबर के सैन्य अभियानों का। अगला प्रश्न है, अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना और अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी, जबकि अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना और अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को जो युद्ध हुआ था वो पानीपत में हुआ था। कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो बैजू बावरा प्रसिद्ध संगीतकार था, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय कौन थी? तो ये थी अशीरगढ़ की विजय, जो कि ये मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में किसके बीच हुई थी? तो मेवाड़ और मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोस्तों, इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन है? तो अकबर के समकालीन इतिहासकारों में अबुल फजल, बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद शामिल हैं। अकबर की धार्मिक नीति से क्या चीज़ें शामिल हैं, संबंधित हैं? तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खाना की स्थापना और दीन ए इलाही धर्म का प्रचलन, ये अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो ये था दोस्तों हेमू। देखिए, हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था और रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचता था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया, जिसमें से उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य के नाम से अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया और अकबर के शासनकाल में 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया था और बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो सही जो हो जाएगा, हेमू जो है वो मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा था। अगला प्रश्न है, 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? तो ये था अकबर। और अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो याद रखिएगा, बदायूनी ने। दोस्तों, बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1580-81 ईस्वी में अकबर के सम्मुख सबसे बड़ा संकट क्या था? आपको बताना था। तो सही उत्तर है, अकबर के समक्ष सबसे बड़ा संकट असंतुष्ट अमीरों और अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। ये 1580-81 में अकबर के सामने सबसे बड़ा जो है संकट था। अगला प्रश्न है, कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे? तो तारीख़ अल्फी, अकबरनामा और आईने अकबरी, ये सब अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा ग्रंथ अकबरकालीन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अकबरनामा, तारीख़ बदायूनी और तबकात ए अकबरी, ये अकबरकालीन ग्रंथ हैं। कुछ अन्य प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों, अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ये किसने कहा है? तो ये कथन स्टैनले लेनपूल का है। अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था, वो साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक था। उसका साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण युग था। वी.ए. स्मिथ प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनके अनुसार वो मनुष्यों का जन्मजात शासक था। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग का संतान और पिता दोनों था। और एल्फिंस्टन के अनुसार अकबर मध्यकालीन भारत का
प्रथम राष्ट्रीय शासक था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अकबर के जो है अकबर के संबंध में। दोस्तों हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये हुमायूं की पत्नी थी, जिनके गर्भ से जो है अकबर का जन्म हुआ था। और कामरान और अस्करी का जन्म गुलरुख बेगम से और हिंदाल का जन्म दिलदार अगाची के गर्भ से हुआ था। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तिथि याद रखिएगा, 5 नवंबर 1556 को। और किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? तो कर्नल टाड ने। कर्नल टाड ने उदय सिंह के बारे में कहा था कि मेवाड़ के लिए यह कितना अच्छा होता कि यदि वहाँ का इतिहास अपने राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम भी न अंकित करता। और मजहर नामक दस्तावेज का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था, ये आप जानते हैं। और दोस्तों अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? तो राजा मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। और एक प्रश्न और है कि भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल में मानी जाती है? तो जो है मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर ने शुरुआत की थी। और ये चंगेज खां के शासनकाल से इसको संबंधित किया जाता है। एक प्रश्न और पूछा गया है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। और तुलसीदास का जन्म 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बांदा में हुआ था और ये अकबर के समकालीन थे। इसके अलावा सिखों के गुरु रामदास भी अकबर के समकालीन थे। तो ये था दोस्तों अकबर, जो कि मुगल कालीन सबसे महत्वपूर्ण मुगल कालीन शासक था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास आदि के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।